प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल आपने प्रस्तावना का पार्ट फर्स्ट देखा होगा, पढ़ा होगा, आज प्रस्तावना पार्ट सेकंड जो है उसको लेकर हम आए हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में प्रमुख विद्वान जो हैं उनके क्या कथन हैं, उनके क्या विचार हैं, प्रस्तावना के बारे में जो महत्वपूर्ण विचार रखे गए हैं, संविधान सभा के सदस्य जो थे उनमें से बहुत सारे व्यक्तियों ने ये विचार रखे हैं। इसके बाद में आज हम हमारे टॉपिक में क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस विवाद को समझने का प्रयास करेंगे कि ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से इस विवाद को हल किया गया। इसके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में संविधान सभा में किस प्रकार से प्रस्तावना को प्रस्तुत कर इसे आगे बढ़ाया गया, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में विद्वानों के कथन को लेकर काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। एन पालकीवाला, इनका कल भी हमने जिक्र किया था। नानी पालकीवाला, आपने अगर इनका नाम सुना है, नानी पालकीवाला ऐसे महत्वपूर्ण वकील रहे हैं और यह वी द पीपुल नाम की एक पुस्तक, वी द पीपल नाम की एक पुस्तक जो 1984 में प्रथम प्रकाशन के रूप में सामने आई, उसके लेखक भी हैं। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र, जिस प्रकार से परिचय पत्र को देखकर हम आकलन कर लेते हैं, उसी प्रकार से संविधान कैसा है, अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो उसका परिचय, संविधान का परिचय हमें प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने कहा कि ये भारत जो है उसके जो भविष्य के जो स्वप्न हैं, दीर्घकालीन जो सपने हैं, स्वप्न हैं, उनका जो विचार है वो प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। जो उद्देश्य हैं, स्वप्न हैं, उनका विचार प्रस्तावना में निहित है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो कि संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, और इनके बारे में एक प्रश्न और चलता है कि भी मूलतः कांग्रेस के सदस्य जो कि इस समिति में थे, प्रारूप समिति में, वह है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इन्होंने कहा कि राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, राजनीतिक कुंडली है, जन्मपत्री है। जिस प्रकार से जन्मपत्री को देखकर हम उसका भविष्य बता सकते हैं, उसी प्रकार से अगर हमें संविधान का भविष्य बताना हो तो यह जन्मपत्री है, राजनीतिक कुंडली है। और इस लाइन से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, जो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका भविष्य फल है वो प्रस्तावना है। क्योंकि प्रस्तावना इतने पवित्र उद्देश्यों को लेकर लिखी गई है या संविधान में सम्मिलित है कि संविधान का भविष्य क्या होगा वो हमें इसके माध्यम से पता चलता है। इसके उपरांत न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जिन्हें राष्ट्रपति टॉपिक में भी हम एक बार देखेंगे, एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, इन्होंने प्रस्तावना को लेकर ये कहा कि संविधान की जो मूल आत्मा है वह प्रस्तावना है। मूल आत्मा से तात्पर्य है कि अगर संपूर्ण संविधान में किसी एक पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है कि यह इस संपूर्ण संविधान की आत्मा है तो वह प्रस्तावना होगी। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने एक नहीं अनेकों कथन कहे हैं प्रस्तावना के संदर्भ में, और इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ध्यान रखना है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह मूल आत्मा कहते हैं और ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा कहकर इसे संबोधित करते हैं। संविधान का आभूषण, ऑर्नामेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्नामेंट जिसे संज्ञा दी गई है वह है प्रस्तावना। संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको संविधान की जानकारी प्राप्त करनी है, अगर संविधान एक ताले का रूप है तो उसको खोलने की चाबी प्रस्तावना है, ऐसा कहते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव। मैं अब आपका ध्यान एक अमेरिकन विद्वान, यूएसए के विद्वान सर अर्नेस्ट बार्कर की ओर खींचना चाहूँगा, क्योंकि यह वह विद्वान है जिन्होंने हमारी प्रस्तावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कैसे? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। सबसे पहली बात, एक विदेशी विद्वान भारतीय प्रस्तावना को पढ़कर यह कह रहे हैं कि यह प्रस्तावना भारत के संविधान का कुंजी नोट है, की नोट है, मतलब सार है। और अपनी पुस्तक, जो महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी,
जो 1951 में प्रकाशित हुई है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। 1950 में जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है, प्रस्तावना संपूर्ण विश्व को देखने को मिलती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम जो सर अर्नेस्ट बार्कर हैं, वह अपनी पुस्तक में जो प्रथम पृष्ठ होता है जिसे हम आमुख कहते हैं, आमुख, तो उस आमुख में भारत के संविधान की प्रस्तावना को सम्मिलित किया उन्होंने। और ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि विदेशी विद्वान भी भारतीय प्रस्तावना को इस प्रकार से सम्मान देते हैं। एक संक्षिप्त शब्दों में संपूर्ण संविधान को समेट लेता है, वह है प्रस्तावना। इसके उपरांत जब हम विद्वानों के कथन देखते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्शनल क्वेश्चन जब बनते हैं, तो जैसे ये प्रश्न बनता है, संविधान का परिचय पत्र किसे कहेंगे, या संविधान का परिचय पत्र, भारत के संविधान को परिचय पत्र की संज्ञा प्रस्तावना के रूप में किसने दी। तो इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं विद्वानों के, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस विद्वान ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। एक बार पुनः रिपीट कर लें, 1 मिनट में वापस। एन पालकीवाला परिचय पत्र, पालकीवाला परिचय पत्र कॉमन है, याद हो जाएगा। उसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर कहते हैं सपने, अय्यर के सपने, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। के एम मुंशी, मुंशी की कुंडली, मुंशी की कुंडली। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कुछ चीज़ें इस प्रकार से जोड़ते हुए याद करनी होती है कि वो आपके की नोट के रूप में याद हो जाए, आपके दिमाग में स्टक करे कि ये किसने कहा, मुंशी कुंडली। इस प्रकार से आप शॉर्ट इसको याद कर सकते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की मूल आत्मा, हिदायतुल्लाह की मूल आत्मा। पंडित ठाकुरदास भार्गव के आभूषण या कुंजी, संविधान की कुंजी कहा है इन्होंने, आभूषण कहा है। अर्नेस्ट बार्कर, ये महत्वपूर्ण है, नाम यहाँ आपको ध्यान रखना है पुस्तक का, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। इसके साथ प्रस्तावना टॉपिक में एक पुस्तक का और मैंने जिक्र किया था आपसे, कौन सी पुस्तक है वो, आपने ध्यान दिया हो, एन पालकीवाला की मैंने पुस्तक बताई थी, वी द पीपल 1984, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत इससे आगे हम बढ़ेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। चलिए इसके बाद में हम महत्वपूर्ण पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसको 3 खंडों में लिखा है, महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और महत्वपूर्ण विद्वान। इन्होंने जब संविधान सभा का द्वितीय वाचन चल रहा था, आपको पता है किसी भी कानून को पारित करने के लिए 3 वाचन होते हैं, उसी प्रकार संविधान को पारित करने हेतु भी 3 वाचन किए गए थे। तो यहाँ पर जब द्वितीय वाचन समाप्त हुआ, वो दिन था, वो तिथि थी 17 अक्टूबर 1949 की। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस रूप में एक प्रस्ताव लाया गया जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय द्वारा स्वयं लाया गया, और उसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो फिर विवाद क्यों हुआ? विवाद नहीं होना चाहिए था। संविधान निर्माताओं ने जब यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है प्रस्तावना, फिर विवाद पैदा ही क्यों हुआ? विवाद पैदा होने के पीछे एक प्रमुख कारण है बेरूबारीवाद। बेरूबारी आपने नाम सुना होगा, इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है भारत पाकिस्तान को लेकर। अगर आप भारत का मानचित्र देखते हैं और भारत के मानचित्र में आप पश्चिम बंगाल को देखें, तो पश्चिम बंगाल, जैसे कि मैं आपको भारत का मानचित्र एक बार दिखाई देता हूँ, जिस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे कि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान जो कि 1971 के बाद में ये बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ। इसे हम बेरोबारी के मामले को समझने के लिए पाकिस्तान ही बोलेंगे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इसको जानेंगे। तो जब हम यहाँ पर जब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में सीमा जो ये बन रही है पूर्वी पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर एक न्यू जलपाईगुड़ी नाम से एक क्षेत्र है। इस जलपाईगुड़ी ज़िले में एक छोटा सा गांव बेरूबारी, जो कि मुस्लिम बाहुल्य गांव था, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य गांव होने के बावजूद भी भारत पाकिस्तान के विभाजन और रेड क्लिफ सीमा रेखा के निर्धारण के समय यह भारत के पास रह गया। ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, लेकिन ये भारत के पास रह गया।
बाद में जब इसके ऊपर विवाद उत्पन्न हुआ तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के मध्य एक समझौता हुआ जिसे 1958 में किया गया, जिसे नेहरू नून समझौता भी कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी। नेहरू और नून समझौते में बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने के लिए समझौता हुआ। भारत में कई विपक्षी दलों के विद्वानों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह अनुच्छेद 3 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 3 जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत जो है विभिन्न राज्यों में विभक्त हो सकता है, भारत में किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन हो सकता है, सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, कोई नया क्षेत्र अगर हम जीत लेते हैं तो उसे भारत संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम हमारे देश के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। लेकिन जब यह समझौता हुआ तो बेरूबारी क्षेत्र जो कि इस समय भारत का हिस्सा था वह इस समझौते के माध्यम से पाकिस्तान को देने की बात हुई थी। समझौते का विरोध हुआ, आर्टिकल 3 के उल्लंघन की बात कही गई। फिर इसके अंतर्गत नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माध्यम से आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए अगर कोई संवैधानिक मसला होता है, कोई संवैधानिक समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। उसके लिए संविधान पीठ बनती है। संविधान पीठ का उल्लेख अनुच्छेद 145 में किया गया है, हम उसका उल्लेख करेंगे। न्यूनतम 5 न्यायाधीश होने चाहिए संविधान पीठ में। यहाँ हम 143 की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम सलाह लेने की बात कर रहे हैं। ये सलाह वैसे बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन किसी संवैधानिक मसले पर अगर सलाह लेनी पड़े तो ऐसी स्थिति में 143 का प्रयोग कर राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं। तो न्यायाधीशों ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह सलाह दी कि आप बिना अनुच्छेद 368 का प्रयोग करें, जो संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है, बिना अनुच्छेद 368 का प्रयोग करें आप भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को नहीं दे सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9वां संवैधानिक संशोधन 1960 में किया और 9वां संवैधानिक संशोधन 1960 को कर देने के बाद में इस समस्या का हल हो गया। लेकिन बेरूबारी बनाम भारत संघ वाद में एक बात और कह दी गई कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब विवाद प्रारंभ हो गया। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब ये घोषणा कर दी गई बेरूबारी मामले में, तो इसके उपरांत प्रस्तावना के संदर्भ में ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन आगे चलकर भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है 1973, इसके बारे में हम चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। जो आधारभूत ढांचे को लेकर मैं एक वीडियो और बाद में डालूंगा, उसमें मैं इसकी चर्चा करूंगा। मूल अधिकारों में भी हम इसकी सामान्य चर्चा करेंगे। केशवानंद भारती ये वह मामला है जिसने एक नई थ्योरी, एक नया कंसेप्ट, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। और यूँ कह लीजिए कि उस सिद्धांत से भारत के संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन, सबसे महत्वपूर्ण फैसला इसको कहा जाता है, क्योंकि यह फैसला 24 अप्रैल 1973 की तिथि को आया था। और 24 अप्रैल की तिथि को संविधान की आधारभूत तिथि कहा जाता है। बहुत विवाद है इसमें, 9वीं अनुसूची को लेकर विवाद है, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन इस मामले में प्रस्तावना को लेकर यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए, बेरूबारी मामले को पलट दिया गया। बेरूबारी मामले में जो फैसला आया था उसको बदलते हुए यह कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि प्रस्तावना आधारभूत ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा, प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में प्रस्तावना को माना जाएगा। अब अगर यह बेसिक स्ट्रक्चर है तो प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकते, सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकते। अगर ऐसे कोई शब्द हम यहाँ से नहीं हटा सकते जो संविधान की मूल ढांचे की रूप में यहाँ पर परिलक्षित होता है। नंबर 3, इससे ये भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। और साथ ही
यह भी कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और प्रस्तावना संविधान का अंग भी है, प्रस्तावना आधारभूत ढांचे का हिस्सा भी है और अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कैसे संशोधन? सकारात्मक, पॉजिटिव अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, नेगेटिव अमेंडमेंट यहाँ पर सरकार नहीं कर सकती। और ये भी इस मामले में कहा गया कि आधारभूत ढांचे में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है, ये समय आने पर धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करेगा। इसके अलावा इस टॉपिक में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना 3 स्थानों से प्रभावित है या 3 देशों से प्रभावित है। कैसे? देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रस्तावना का दर्शन कहाँ से लिया हमने। प्रस्तावना का दर्शन, तो हम ये कहते हैं प्रस्तावना का जो दर्शन है हमने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया। नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से हमने प्रस्तावना का दर्शन लिया। फिर हम कहते हैं हमने प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, तो हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली। ध्यान रखना है, भाषा की बात आती है तो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो हम ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित हैं। फिर हम कहते हैं कि प्रथम पंक्ति जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग, इसी प्रकार की पंक्ति अमेरिका के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, तो वहाँ से हमने प्रभावित होते हुए इस प्रथम पंक्ति को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ग्रहण किया है। जब नेहरू जी का नाम आता है तो हमें संविधान सभा में 2 तिथियां, संविधान सभा की कार्रवाई की 2 महत्वपूर्ण तिथियों का यहाँ उल्लेख करना होता है। पहली तिथि सबको, आप लोगों को ध्यान है, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत करने का वो दिनांक है जब नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था। और संविधान सभा में जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो इसके 41वें दिन यानी कि 22 जनवरी 1947 को जाकर इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार करने का तात्पर्य है कि पारित करना नहीं, स्वीकार कर लेने का तात्पर्य है कि अब हम इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बात करेंगे, आगे विचार विमर्श करेंगे और फिर इसको हम पारित करेंगे। इसके उपरांत संविधान सभा ने जब इस पे दोनों तिथियों को हम देख लेते हैं, फिर एक तिथि आगे निकल कर आती है जो मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मामले में आपसे कही कि 17 अक्टूबर 1949 ये वो तिथि है जब इसे संविधान का अंग मान लिया गया। लेकिन एक तिथि मध्य में एक और हमें ध्यान रखनी है, 17 अक्टूबर 1948 की। ये वो तिथि है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, संविधान सभा वापस पुणे बैठी है। उसके बाद में इस तिथि को, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रारूप प्रस्तावना के रूप में संबोधित किया गया। प्रारूप प्रस्तावना, तो 3 यहाँ पर तिथियाँ आ गई। 13 दिसंबर 46 की तिथि इसको उद्देश्य प्रस्ताव, 17 अक्टूबर 48 की तिथि इसे प्रारूप प्रस्तावना और 17 अक्टूबर 1949 की तिथि इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा मैं 2 मिनट में आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें और बता देता हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों को मिलाते हुए देखेंगे तो आपको प्रस्तावना क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो हमने 3 शब्द लिए थे, जो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, जो मैंने कल आपको बताया, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है, कौन सा है पहला शब्द? समाजवादी। तो यूँ नहीं है कि समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया इस संवैधानिक संशोधन के बाद, इससे पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में मौजूद थी और इसको अगर हमें देखना है तो हमें DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अनुच्छेद 39 को देखना होगा। जब हम 39 के अंतर्गत लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि समाजवाद पहले से ही मौजूद था। नंबर 2, पंथ निरपेक्ष। जब हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं तो कल भी मैंने बताया था कि राज्य का कोई धर्म या कोई पंथ नहीं होगा, राज्य किसी धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करेगा, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखेगा। राज्य, भारत में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। राज्य किसी भी पंथ की मदद कर सकता है, लेकिन मदद करने में पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। लेकिन अमेरिका में इसके विपरीत नकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। अमेरिका किसी भी प्रकार से धार्मिक मामलों में, धर्म के संबंध में हस्तक्षेप करता ही नहीं है।
सुधार का कार्य भी वह नहीं करता है। लेकिन भारत में अगर कोई धार्मिक सुधार करना है तो वो किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है हिंदू धर्म, उसके बाद में मुस्लिम धर्म में 3 तलाक, हाल ही में 2017 में उसको भी हमने देखा, तलाक के बिद्दत को रोक लगा दी गई। तो पंथ निरपेक्षता से यहाँ तात्पर्य है राज्य सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा, नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत सुंदर यहाँ पर बैलेंस बनाने का प्रयास हुआ है। लेकिन हम यूँ कहें कि इस शब्द के सम्मिलित होने से पहले इस शब्द का संविधान में अस्तित्व नहीं था, ये गलत हो जाएगा। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 25 जब हम पढ़ेंगे 25(2) में हमें इसकी झलक दिखाई दे जाएगी। तीसरा शब्द हमने पढ़ा था अखंडता। अखंडता, अखंडता जब आप ये कहें आर्टिकल 1 हम देखते हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और यह इस प्रकार का संघ है, इस प्रकार का यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन अमेरिका है, लेकिन यूनियन है। यूनियन का मतलब ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्य का अविनाशी संघ, मतलब राज्य के टुकड़े होकर नए राज्य बन सकते हैं, लेकिन संघ के टुकड़े नहीं हो सकते। राज्य स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता, राज्य भारत संघ से पृथक होने की डिमांड नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम इन तीनों शब्दों को देखते हैं। एक और बात महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। जब हम इसको देखते हैं तो एक मामला हमारे ध्यान में आता है, एस.आर. बोमई मामला। एस.आर. बोमई, इसकी बात भी हम आगे अनुच्छेद 356 जब पढ़ेंगे तो उस समय एस.आर. बोमई का मामला जो कि 1994 में आया था, इसमें क्या निर्णय हुआ उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रस्तावना से संबंधित इसमें ये बात है कि पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया। किस मामले में किया? एस.आर. बोमई मामला 1994 में कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर विदित होनी चाहिए। समाजवादी ऑलरेडी शब्द था, पंथ निरपेक्षता एस.आर. बोमई मामले में इसको आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया, जो कि ऑलरेडी अनुच्छेद 25(2) में वर्णित था। अखंडता अनुच्छेद 1 में भी वर्णित था। अगर इन 3 शब्दों को नहीं भी जोड़ा जाता तो भी भारत की प्रकृति ऐसी ही होती जैसी आज है। इसके अतिरिक्त जो समाजवाद की संकल्पना है, जो समाजवादी मॉडल है, ये वर्तमान में शिथिल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। उसका कारण है 1991 में जो एलपीजी की नीति आई है। एलपीजी का मतलब गैस सिलेंडर वाला नीति नहीं है। यहाँ पे एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। जब इन नीतियों को आर्थिक उदारवाद के रूप में भारत में लागू किया गया, उसके बाद में समाजवादी ढांचा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। तो हमें इन बातों की भी जानकारी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद।